जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी जीडी 2022-23 की जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 आपने बखूबी किया। आप अगर दोस्तों यूट्यूब पर तमाम प्रैक्टिस सेट, तमाम क्वेश्चन पेपर या तमाम कंटेंट ऐसे विभिन्न प्रकार के देख रहे हैं जो आप भरे पड़े हैं, जिनको आप बार बार पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा में उनसे आपको प्रश्न नहीं मिलते हैं, या फिर ऐसे एक्चुअल प्रैक्टिस सेट की तलाश में है, तो यह प्रैक्टिस सेट, इसकी खासियत दोस्तों मैं बता दूं। पहले तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट है। दूसरी चीज कि ये जो ऐसे कैंडिडेट या ऐसे स्टूडेंट्स जो इस भर्ती को कई बार क्रैक कर चुके हैं, एसएससी, जीडी, पुलिस, सीपीओ, एसआई या फिर जो भी फोर्स से संबंधित भर्ती परीक्षाएं हैं, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूं, तो गवर्नमेंट जॉब के कैंडिडेट जो कई बार भर्ती या परीक्षाओं को क्रैक करने का जिनका एक लंबे समय से अनुभव रहा है, उनके द्वारा टॉप 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपको दी जा रही है। यकीन मानिए, इसके साथ आप बने रहिए। इसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न सीधे पूछे जाएंगे, या तो ऑप्शन से, कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिन्हें एसएससी बार बार रिपीट करती है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं एसएससी जीडी 2022 का प्रैक्टिस सेट, और हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न से संबंधित एक मोटिवेशन दोस्तों। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें अकेले चलने का हौसला होते हैं या जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिला होता है। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। सेना है तो हम हैं। सेना के बारे में आप जानते हैं, भारतीय सेना अगर है तभी हम आज अमन चैन से जी रहे हैं या फिर अमन चैन से हैं, इसके बारे में तो आप बखूबी जानते हैं। सेना की भर्ती देखने वाले युवा के दिल में सेना की इज्जत और क्या है सेना, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। हमारा प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 1, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? कई बार परीक्षा में रिपीट किया गया प्रश्न दोस्तों, जिसे बार बार जो है परीक्षा में रिपीट किया जाता है। कभी इसका नाम बदलने का प्रश्न आता है, तो कभी किस वर्ष जो है नाम बदला गया, तो कभी पहली बार स्थापना कब की गई। इससे हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। तो एक बार आप समझ लीजिए, इससे संबंधित कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला पॉइंट आता है कि इसकी स्थापना जो है 15 मार्च को होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, 15 मार्च 1950। यह एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप यहाँ समझेंगे कि योजना आयोग करता क्या था। योजना आयोग का काम था कि सभी राज्यों के लिए योजनाएं बनाना, राज्यों के लिए योजनाओं का निर्माण करना। यह आप समझेंगे, राज्यों के लिए एक ऐसी योजना बनाना जिससे राज्यों का चहुमुखी विकास हो सके। राज्यों के लिए योजना बनाना, इसको आप समझेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आप समझेंगे यहाँ पर कि अगला पॉइंट आपका आता है, योजना आयोग से जो प्रश्न बार बार पूछता है कि योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया है। तो 2014 में, जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनती है, तो इस योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा इसके बारे में। इसी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया जाता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म अगर आप समझेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, हम यहाँ पर शॉर्ट में आपको लिखने का प्रयास करेंगे, जो है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको आप समझेंगे। यह जो है एक ऐसी योजना है, और इसके बारे में एक प्रश्न बार बार और पूछता है कि इसे थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी एक बार बार प्रश्न आता है कि इसे कहते क्या हैं, तो थिंक टैंक बोला जाता है। नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इंडिया किस संस्था को कहा जाता है, कौन सी संस्था भारत के लिए सोचने विचारने का काम करती है भारत के विकास के लिए, यह भी नीति आयोग के बारे में बोला गया है। नीति आयोग के बारे में एक प्रश्न और आप समझेंगे, जो है एक पॉइंट जो है कि नीति आयोग जो योजनाएं बनाता है, तो इससे प्रश्न एक बार बार पूछता है कि इसके अध्यक्ष और सीईओ से संबंधित। तो अध्यक्ष का तो पद जो है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे कि अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं। नीति आयोग या योजना आयोग जो पहले थी, इसके अध्यक्ष हमेशा पीएम होंगे, यानी कि पहले मोदी जी थे, तो अभी भी जैसे पहले अगर जो भी पीएम था तो वो रहेगा, वर्तमान में जो है जो पीएम है वो रहेगा, यानी कि मोदी जी थे तो आज भी मोदी जी हैं, यानी नीति आयोग के जो भी वर्तमान पीएम रहेंगे वही इसके अध्यक्ष रहेंगे। इसके बाद एक पॉइंट और इसमें आप समझेंगे, जो है कि इसके सीईओ होते हैं। एक सीईओ से संबंधित भी प्रश्न आता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है,
तो वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर जो है, इनके बारे में आप याद करेंगे, एग्जाम में जरूर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। परमेश्वर अय्यर जो है, इनसे संबंधित जो है प्रश्न आता है। नीति आयोग के सीईओ पहले अमिताभ कांत थे। तो योजना आयोग से संबंधित 1950 किस वर्ष इसकी स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर डी आपका सही निकल कर आता है, 1950 को सही करेंगे। दोस्तों सीरीज जो हम लेकर आए हैं बहुत आराम से शालीनता से आप पढ़िएगा, कोई इसमें आपको हल्ला हुल्ली या फिर इस तरह का बवाल नहीं दिखेगा कि पता चले कि हाँ सारे प्रश्न परीक्षा में आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वहां जाने के बाद बंटाधार एक भी प्रश्न नहीं है, समझ में नहीं आए। मैं आपको जो भी चीजें समझा रहा हूँ बता रहा हूँ, इनको नोट करने का प्रयास करिएगा। यह टॉपिक आप गूगल से, विकिपीडिया से, अपनी जहाँ कोचिंग कर रहे हो क्लास से, या आपके पास बुक मटेरियल हो, तो ये वो टॉपिक हैं जो एसएससी के पसंदीदा टॉपिक है, जहां से प्रश्न बार बार आता है। प्रैक्टिस सेट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको एक प्रश्न हम याद करवा दिए या फिर एक प्रश्न हमने बता दिया। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि हम आपको सिलेबस की तरफ लेकर जाते हैं। जो आपके भर्ती का सिलेबस होता है, उस सिलेबस की तरफ हम आपको लेकर जाने का प्रयास करते हैं कि क्या आपका सिलेबस है और उस सिलेबस में प्रश्न पूछने के क्या पैटर्न है। इस पैटर्न को हम आपको टच करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा किन चीज़ों को पढ़ना जरूरी है, किन चीज़ों को पढ़ना जरूरी नहीं है। यह प्रैक्टिस सेट का मतलब। अगला प्रश्न आप देखिए दोस्तों, ओजोन रिक्तीकरण डिप्लेशन किसके पास सबसे ज्यादा होता है? ओजोन परत के बारे में प्रश्न बनता है। ओजोन परत से संबंधित बार बार प्रश्न पूछा जाता है। समताप मंडल, जैसे इस तरह से पृथ्वी के मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये जो मंडल है, इसमें समताप मंडल में जो आपका जो है जो टेम्परेचर वाला जो जहाँ टेम्परेचर हमेशा बराबर रहता है, इस समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ओजोन परत का काम क्या है। तो ओजोन में जो है रिक्तीकरण यानी छेद हो रहा है। ओजोन परत का काम जो है अल्ट्रावायलेट जो परावैंगनी किरणें हैं, इनको जो है सूर्य से जो आती हैं, इन्हें रोकने का काम करती है। अगर ये धरती पर आती हैं तो हमें जो है कैंसर, स्किन कैंसर की बीमारी हो सकती है। तो इनसे हमें बचाती है ओजोन परत। तो इसके बारे में आप इतना समझ लिए, ओजोन परत के बारे में समताप मंडल में पाई जाने वाली गैसों की एक परत है, ऐसा कोई कि नहीं है लोहे टीने जैसी परत ना समझिए, यह एक गैसों की परत है। दोस्तों इसमें आप समझिएगा कि सबसे ज्यादा छिद्र जो है रिक्तीकरण डिप्लेशन कहाँ देखा जाता है, तो ठंडे प्रदेशों में ओजोन की हानि ज्यादा हो जाती है, जैसे कि ध्रुवों पर। इसमें 2 बार अंटार्कटिका वगैरह पे जो है 2 छिद्र देखे भी गए थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। थोड़ा सा हम ओजोन के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। 16 सितंबर एक डेट याद रखेंगे कि जो है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, छोटी बड़ी सब परीक्षाओं में इसको पूछा गया है कि 16 सितंबर क्या है। तो दोस्तों 16 सितंबर जो है आपका ओजोन दिवस है, इसको ध्यान रखेंगे। ओजोन डे जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, यह आप समझेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एसएससी जीडी में मैं आपको बता दूं कि हर बार 2 प्रश्न 4 प्रश्न, कभी कभी अधिक से अधिक अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी जो है एग्जाम को बहुत टफ भी नहीं करता है, बहुत इजी भी नहीं करता है। तो ऐसे में संविधान हमारे लिए एक विशेष की पॉइंट बन जाता है जीएस के विषय के रूप में। संविधान की सीरीज भी चल रही है हेलो शिक्षा के चैनल पे फ्री में। अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद को सरल भाषा में आपको याद करवाने का और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया आप वहाँ पर आएँ और हमारे चयनित अध्यापक, ऐसे अध्यापक जो गवर्नमेंट सेवाओं से कुछ समय निकाल कर आपको पढ़ाने का काम, अपने छोटे भाइयों बहनों को शिक्षित करने का काम, ताकि वह भी हमारी तरह जो है वर्दी पा सके या हमारी तरफ सेवा में आ सके, नौकरी पकड़ सकें, इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों चलिए हम फिलहाल यहाँ ये समझते हैं कि भारतीय संविधान की मूल विशेषता क्या नहीं है। इसमें से समझते हैं कि 3 विशेषताएं होंगी, एक विशेषता आपकी अगर नहीं बन जाता है नेगेटिव प्रश्न, इसको जरूर देखेंगे आप। नहीं शब्द तो एकात्मक प्रणाली, ऐसा नहीं है। मूलभूत अधिकार बिल्कुल दिए गए हैं हमारे यहाँ। मूलभूत अधिकार जो है, आप मूल अधिकार के बारे में समझते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। पहले 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, अब जो है 6 प्रकार के मूल अधिकार बचे हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ये भी आप समझते हैं। जो है
शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इस तरह से जो है सारे अधिकार आपको मूल अधिकार में मिलते हैं। संघीयता भी हमारे यहाँ है, बिल्कुल है। संघ का, भारत राज्यों का संघ है, आप जानते हैं, यूनियन, ये भी आप जो है अनुच्छेद आर्टिकल 1 में ही इसको बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ है, इसको तो आप नकार ही नहीं सकते। सत्ता का विभाजन, बिल्कुल विभाजन है हमारे यहाँ, सत्ता को जो है विभाजित करके जो है डिसेंट्रलाइजेशन करके उधर केंद्र में कुछ काम होता है और बाकी राज्यों के लिए राज्य बना हुआ है जो है, और कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ पर दोनों काम करते हैं तो उनके लिए जो है समवर्ती सूची भी बनी है कि जिस पर जो है दोनों लोग कानून बनाएंगे। तो सत्ता का विभाजन भी हमारे यहाँ देखिएगा, केंद्र सूची भी है, राज्य सूची भी है, समवर्ती सूची भी है, सत्ता सब अपने अपने हिसाब से कानून बनाकर राज करेंगे। उसके साथ साथ आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी पावर दी गई है कि वो भी जो है कुछ पावर का इस्तेमाल करके अपना शासन जैसी चीजों को, किस कानून को लगाना है किसको नहीं। एकात्मक प्रणाली में क्या होता है कि पूरी शक्तियां किसी एक के पास हो। एकात्मक प्रणाली की विशेषता मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है मैं क्लियर करके इसको आपको एकात्मक प्रणाली के बारे में केवल चर्चा करता हूं कि कुछ देश ऐसे होते हैं, एकात्मक प्रणाली की परिभाषा आप जान लीजिए कि पूरी शक्ति, इस प्रणाली की खासियत है कि पूरी शक्ति एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास। ये क्या है आप समझिए, हमारे यहाँ जो है पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, या फिर आप कह लीजिए सीएम होते हैं। तो क्या कोई ये कह सकता है कि सबसे ताकतवर कौन है? किसी के पास विधायिका की शक्ति है, लोकसभा में पावर है, किसी के पास विधानसभा में, राज्यों में पावर है, राष्ट्रपति को तो पूछिए ही मत, उसके पास पावर बहुत है, लेकिन वो कैसी पावर है आप जानते हैं, मोहर जैसा बन के रहते हैं। इन्होंने कानून बनाया और वह कानून राष्ट्रपति ने वीटो लगा के रख लिया, इन्होंने पास कर दिया तो आगे बढ़े तो कानून जैसे आप, सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को निलंबित कर दिया। ये भी है। तो हमारी शक्ति किसी एक के पास नहीं है। भारत के संविधान में सबसे ज्यादा किसी को पावर दिया गया है तो वह जनता को दिया गया है, किसी पद को तो दिया ही नहीं गया है। सेना है, सेना पर राष्ट्रपति की कमान है, रक्षा मंत्री की कमान है, वो भी अपने मन से कोई काम नहीं कर सकती है। तो ये चीज समझेंगे, एकात्मक प्रणाली हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ केंद्र और राज्य सब मिलकर शासन चलाते हैं, हमारे यहाँ न्यायालय है, उस हिसाब से काम होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, किसने कहा था? प्रश्न बहुत ही टफ नहीं है। जो है 2 अक्टूबर को जो है स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, आप जानते हैं, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। तो ये जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता जो है स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। बाकी सी राजगोपालाचारी के भी बारे में जब जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हमारे जो है, प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के, भारतीय गवर्नर जनरल, ये प्रश्न आता है, प्रथम भारतीय व्यक्ति जो है जो गवर्नर जनरल बनते हैं, ये आपके सी राजगोपालाचारी। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप जानते हैं, जय हिंद का नारा इन्होंने दिया था, ये भी आप समझेंगे। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्याज या मूलधन स्पेस है अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है तो ऋण गैर निष्पादित संपत्ति बन जाता है। ऐसा प्रश्न आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस में यह देने का तात्पर्य हमारा यह है कि आप यह समझें कि इकोनॉमिक्स भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप समझते हैं। यह इकोनॉमिक्स का प्रश्न बनता है और बहुत ही सरल प्रश्न है। एक शब्द आपने सुना होगा बार बार बैंकों से, बैंक के लिए, कि एनपीए शब्द, एनपीए। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि ऐसे एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिन पर जो हमें लोन हमने जो पास किया था उन एसेट्स के ऊपर, अब हमारा जो लोन है उसकी हमें ईएमआई नहीं मिल रही है, ईएमआई नहीं मिल रही है, यह एनपीए हो जाता है। बैंक का पैसा, एक तरह से समझिए कि बैंक का पैसा डूब चुका है, बैंक यह मानने लगती है कि यह पैसा हमारा काम नहीं कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, या बाजार में यह पैसा हमारा डूब चुका है, उसे एनपीए समझते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जब ब्याज भी नहीं मिल रहा है, मूलधन भी नहीं मिल रहा है, इस जो है अतिदेय हो गया। अतिदेय का मतलब ओवर ड्यू, ये जो है ओवर ड्यू हो गया है, डेट की बहुत आगे चल रहा है,
तो ऋण गैर निष्पादित संपत्ति बन जाता है। गैर निष्पादित हिंदी शब्द दे दिया है, यही जो है आपका एनपीए का फुल फॉर्म है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कितने दिन में बन जाता है, यहाँ डेट आपसे पूछ रहा है, 365 दिन, 5 वर्ष, 90 दिन, 180 दिन। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है 90 दिन, इसको आप ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। इसको समझिएगा, आराम से समझिए प्रश्नों को, आप लगे रहिए दोस्तों। आप यकीन मानिए कि हम आपको वो प्रश्न देंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, सफलता के करीब हैं आप। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा, आगे हम आपको ऐसे ऐसे प्रश्न लाएंगे, स्क्रीनशॉट मारकर एग्जाम के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप स्वयं देखेंगे कि ये तो हमारे प्रैक्टिस सेट में था। बहुत बड़े संस्थानों से आप जुड़ते हैं, बहुत 1500 2000 प्रश्नों का कलेक्शन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यकीन मानिए 500 मैक्सिमम प्रश्न, हम 500 1000 से कम ही प्रश्न कहिए, 20-20 की हम बहुत ज्यादा सीरीज नहीं, बल्कि आपके लिए 15-20 सीरीज लाएंगे, जिनमें से 400-500 प्रश्नों में से मैक्सिमम प्रश्न आपको एग्जाम में देखना। समय और आपका डेटा या आपका कीमती जो है विद्यार्थी जीवन का समय हम जाया नहीं करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 चल चुका है, जिसे आप जाकर के देखें, प्लेलिस्ट दी गई है डिस्क्रिप्शन में, या चैनल को आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के खोजें, वहां पर आपको मिलेगा। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आता है बार बार, इसको आप याद करके जाइएगा। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। एक बार आप समझ लीजिए, जो है अरुणाचल प्रदेश की जब बात होती है तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व आपकी हो जाती है 17, आप खुद से इसका उत्तर निकाल पाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात आती है तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व हो जाता है 189। हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिलेगा 123, यानी कि 123। इसके बाद सिक्किम की जनसंख्या घनत्व है 86। अब आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को तो समझ में आ रहा होगा, कुछ को नहीं, कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो इसका एक सिंपल सा सिस्टम है कि प्रति 1000 मीटर स्क्वायर या 1 किलोमीटर स्क्वायर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, वाले लोगों की संख्या, मतलब कि 1000 मीटर में या 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 1 किलो वर्ग मीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो सबसे कम आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही रहता है। इसको भी आप याद करके, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात भी परीक्षा में बार बार पूछता है, तो जब जनसंख्या घनत्व की बात आती है तो बिहार सर्वाधिक है, लगभग 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में 1106 लोग, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिमालय पहाड़ों का एक उदाहरण है, हिमालय से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, ज्वालामुखी, खंड, परत, पठार। हिमालय के बारे में आप समझिए कि हिमालय, पहले तो इसका एक पूरा नाम, कि यह एक नवीन वलित यानी फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड मोड़दार जिसे कहते हैं पर्वत है। यानी कि नवीन शब्द आए तो हिमालय की बात हो, प्रश्न में वलित पर्वत हिमालय में लगाएंगे, फोल्डेड माउंटेन हिमालय में लगाएंगे, मोड़दार फोल्डेड वही हिमालय में। तो इसमें अब परत भी है, परतदार भी है, ये भी आप समझेंगे कि परतदार भी है। तो ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, पठार नहीं है, खंड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी परत आपका सही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन बनाया है, यही नवीन परतदार पर्वत बोलता तो आप समझ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, आराम से समझिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सारे प्रश्न हम बताएंगे, इजी वे में बताएंगे, जो आपको याद भी होंगे, जिनसे संबंधित सारे ऑप्शंस आपको समझ में आएंगे। चावल की एक अनोखी किस्म पोककल्ली, ध्यान दीजिए, चावल की एक अनोखी किस्म पोककल्ली जो लवणता
को बनाए रख सकती है किस राज्य में पाई जाती है? पोकली चावल की एक अनोखी किस्म जो लवणता को बनाए रख सकती है किस राज्य में पाई जाती है? इसको आप समझिए एक बार दोस्तों। केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा। पोकली चावल की एक किस्म है स्पेशल जो लवणता को मेंटेन करती है। इस किस्म के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा कि यह स्पेशली जो है केरल में पाई जाती है। पोकली जो किस्म है केरल में पाई जाती है। इसको आप ऐसे टिपिकल प्रश्नों को, स्टैटिक जीके के प्रश्न है, इनको आप याद रखने का प्रयास करेंगे। बाकी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा में नॉर्मल चावल की किस्में जो है दक्षिण भारत की आप देखते हैं वो तो रहती हैं। पोकली चावल से संबंधित कई बार प्रश्न पूछता है, स्पेशल बन जाता है, तो यह केरल से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है? थोड़ा टफ प्रश्न आपको समझ में आएगा, इसका देखते ही उत्तर आप लगाइएगा अपने मन में, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, किंतु यहाँ पर ये नहीं चल पाएगा क्योंकि आप इसके बारे में समझिए। यहाँ पर एक शब्द जुड़ता है, शांति काल वीरता पुरस्कार। जब बोलता है कि वीरता पुरस्कार की बात आती है, जब आपको वीरता पुरस्कार की बात आती है तो इसमें दो दिखते हैं, एक आपका होता है परमवीर और दूसरा होता है महावीर। ये दोनों, तो ये तो वीरता पुरस्कार में सर्वोच्च है, लेकिन एक होता है शांति काल वीरता पुरस्कार कि युद्ध नहीं है, शांति काल वीरता पुरस्कार, तब आपका अशोक चक्र सही हो जाता है। यह ध्यान देंगे, प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया है। वीरता काल अगर पूछता केवल वीरता पुरस्कार, तब आप जो है परमवीर और महावीर दोनों लगाते हैं, ये इसमें दोनों का ऑप्शन देता, लेकिन यहाँ पर शांति काल वीरता पुरस्कार है तो अशोक चक्र सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? प्रश्नों का की एक पैटर्न देखिएगा, एसएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है, और यह प्रश्न मैंने एसएससी द्वारा पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं से कलेक्ट किया है, ऐसा नहीं कि मैं प्रश्न अपने मन से आपके लिए लाया। फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित एक हमारा कप है। कम समय में हम आपको अधिक प्रश्नों को हल कराने के लिए थोड़ा हम उत्तर को जल्दी बताएंगे ताकि आपको चीजें याद हो। डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित कप है, और इसके बारे में भी ध्यान दीजिएगा कि 2022 में इसकी प्रतियोगिता जो है डूरंड कप की हमारे बेंगलुरु ने जीता है। 2022 में इसकी प्रतियोगिता जो है बेंगलुरु ने जीता है, और मुंबई को हराकर, फुटबॉल क्लब मुंबई को हराकर। यह आप जो है ध्यान रखेंगे कि 2022 में इसकी प्रतियोगिता बेंगलोर ने मुंबई को हरा करके जीता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, भक्ति संत आंडाल, बड़ा टिपिकल लैंग्वेज है, भक्ति संत आंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थे? जो है प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न बनता है, और वहां से कभी कभी एसएससी जीडी या इस तरह की परीक्षाओं में, पुलिस में या आर्मी में या फिर एसआई में ऐसे प्रश्न आते हैं। अंडाल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं कि यह जो है एक वैष्णववाद, एक धर्म जो है संप्रदाय आप देखते हैं, वैष्णववाद संप्रदाय, इससे संबंधित हमारे जो है अंडाल जो है। पहले तो आपको यही नहीं समझ में आ जाएगा कि महिला है कि पुरुष है, तो मैं आपको बता दूं कि अंडाल जो है एक महिला अलवर भक्ति संत है। हाँ, ये भी प्रश्न समझने में बड़ी समस्या होती है कि ये पुरुष है कि महिला है। यह महिला है, और महिला में भी जो है अलवर भक्ति संत, इसको आप ध्यान देंगे। जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, आप अंत तक प्रश्नों को हल करिए और अपना लेवल चेक करिए कि ये प्रश्न क्या आपको समझ में आ रहे हैं। अगर यह प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी सही चल रही है। अगर यह प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो यह भी मान लीजिए कि आपकी तैयारी गलत नहीं, बल्कि थोड़ी सी प्रैक्टिस की और थोड़ी सी रियाज की और जरूरत है। वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत की जीडीपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ये भी प्रश्न देखिए, आपने एग्जाम्स में देखा होगा इसको। जीडीपी की गणना कौन संस्था करती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जीडीपी आप जानते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, इसका फुल फॉर्म भी होता है हमारा ग्रॉस, इससे भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इतना जो है पूरे ग्रास उत्पादन हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी।
यह जो है भारत की सीमा के अंदर, इसकी परिभाषा अगर पूछेगा तो सीमा के अंदर, जो भी भारतीय सीमा है इसके अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को जोड़ा जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को जीडीपी के अंदर जोड़ा जाता है। तो भारत की जीडीपी के लिए एक संस्था हमारे यहाँ है सीएसओ, जिसका पूरा नाम यहाँ पर दिया गया है जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो है सीएसओ बोला जाता है। यह संस्था जीडीपी की गणना करती है, इसको आप जो समझेंगे। और मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करेंगे तो चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर जो है इस समय आपके जो है अनंत नागेश्वरम जो है महोदय जो है आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार है, अनंत नागेश्वर। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। वित्त मंत्री का काम क्या है? बजट को पेश करना, वित्तीय ढांचे को तैयार करना आरबीआई के साथ मिलकर। हर 2 महीने बाद आपका जो है एक आरबीआई के साथ जो है मिलकर के रेपो रेट वगैरह जो आरबीआई निकालती है, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट, उसमें भी इनका योगदान रहता है वित्त मंत्री महोदय का। आरबीआई को जानते हैं कि आरबीआई को क्या बोलते हैं कि बैंकों का बैंक वो आरबीआई को बोला जाता है, कि बैंक्स ऑफ बैंक ये आरबीआई हो जाती है। भारत की केंद्रीय बैंक आरबीआई है। बाकी आरबीआई के बारे में आप जानते हैं, ऑसबर्न स्मिथ वगैरह इसके पहले गवर्नर जनरल वगैरह सारी चीज़ें, गवर्नर कौन थे, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये सब सारी चीज़ें आप याद करके जाएंगे, यहाँ से प्रश्न आते हैं। फिलहाल इस प्रश्न में जीडीपी की गणना कौन करता है इंडियन जीडीपी की? तो सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक आप प्रैक्टिस सेट हल करते होंगे तो एक ट्रेंड आ गया है यूट्यूब पर, मैं भी देख रहा हूँ कई दिनों से, हालांकि बच्चों को बड़ा पसंद भी आता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत सही चीज नहीं है कि एक प्रश्न उठाया और उससे संबंधित इतना विश्लेषण दे दिया कि उसे कुछ भी याद नहीं हुआ। पढ़ते समय तो लगा कि हम सब जान गए, लेकिन असल में आपको बता दूं कि एक प्रश्न पे 20 प्रश्न बता देना, पूरे 20 को 20 सत्यानाश। एक प्रश्न के साथ अगर आप एक उत्तर को याद रखते हैं तो यकीन मानिए वो एग्जाम में याद रहेगा, लेकिन जब 20 तरीके से आपको 20 प्रश्न बताए जाते हैं तो आपका माइंड इतना कंफ्यूज हो जाता है कि आप एक भी नहीं कर पाते। तो प्रश्न को आप अगर कुछ स्पेशल, अच्छा हाँ, ये जो है नॉर्मल प्रश्न में तो आप समझ लेते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल प्रश्नों को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे भारत की खोज, अब देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यकीन मानिए कि मैं जब से एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं मुझे लगभग जो है किसी न किसी परीक्षा में यह प्रश्न मिल ही जाता है। इतना पसंदीदा प्रश्न है ये जो है एग्जामिनर का, कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक कई बार पूछा गया है, कई बार तो मेरी परीक्षाओं में यह मिला हुआ है मुझे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब तो मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद परीक्षाएं कम देनी होती है, लेकिन फिर भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया को मैंने कई बार देखा कई परीक्षाओं में, तो इसलिए मैंने इसको शामिल किया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक आप याद करके रखिए, इसको नोट करके, जवाहरलाल नेहरू हैं। और यह आपके एसएससी जीडी या एसएससी सीपीएसआई कह लीजिए, या फिर पुलिस में, बैंक में, रेलवे, कई जगह पूछा हुआ प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और इसमें एक पुस्तक और पूछता है बार बार, एक गांधी जी की एक पुस्तक आती है जो है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, इनकी भी एक पुस्तक बार बार पूछता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ। ये भी जो है कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि सत्य के साथ, हिंदी में पूछ देता है कई बार, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका हिंदी होगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है महात्मा गांधी की। फिलहाल यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू सही हो जाएगा, जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। 14वां प्रश्न है, राग मियां मल्हार के सृजन किसने किया था? राग मियां मल्हार से संबंधित प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो है स्पेशल प्रश्न है, इन प्रश्नों को याद करना पड़ेगा आपको, परीक्षा को क्रैक करना है तो। राग मियां मल्हार, एक आप कभी यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो एनसीईआरटी जो है इसको अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, इसका ओरिजिनल फॉर्म राग मियां मल्हार। इसे हमारे प्रसिद्ध कवि तानसेन जी का जो है ये सृजन किया हुआ है, तानसेन ने इसे बनाया था। बाकी अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं कि जो है खड़ी बोली के जनक, खड़ी बोली, इस इनका भी प्रश्न कई बार आया हुआ है कि खड़ी बोली के जनक कौन है, इनको आप जानेंगे। तोताए हिंद भी इनको कहा जाता है, इसको भी आप जानेंगे, तोताए
हिंद, अमीर खुसरो, बाकी मीराबाई और पंडित जसराज को तो आप जानते ही हैं। तानसेन, अमीर खुसरो को आप ध्यान रखेंगे, इनसे संबंधित प्रश्न बार बार आता है। राग मिहा मल्हार जो है, राग मिहा मल्हार का सृजनकर्ता तानसेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 15वां जो है सत्रिया, यह पिछले प्रैक्टिस सेट में भी प्रश्न रिपीट किया था। असम का लोक नृत्य परीक्षा थी और परीक्षा लेने वाले, देने और लेने वालों का पसंदीदा टॉपिक बन गया है। यह जो है सत्रिया से हो, चाहे आपका बिहू से हो, चाहे कटी बिहू से हो, चाहे बगरुम्बा से हो, असम के लोक नृत्य से। दक्षिण भारत एक्चुअली जो है त्योहारों के माने में हम आपको बता दें, हमारा जो है इंडिया में, जो भारत में नॉर्थ इंडिया जो फेस्टिवल्स हैं, इस तरह से आप समझेंगे कि जो ये वाला बेल्ट आपका है, इस बेल्ट में त्योहारों का काफ़ी जो है सिस्टम ज़्यादा चलता है। और स्पेशल से स्पेशल त्यौहार, ऐसे अजीबोगरीब त्यौहार आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपके नॉर्थ इंडिया में, इधर पूर्वोत्तर में भी आपको बहुत सारे त्यौहार जो ट्राइबल वगैरह के, अच्छा त्यौहार ज़्यादातर जो है ट्राइबल वगैरह के रहते भी हैं, शेड्यूल ट्राइबल या SC ST इन लोगों के। थोड़ा ये फसल से संबंधित, जंगल से संबंधित, नेचर से संबंधित, इनके कुछ स्पेशल त्यौहार रहते हैं। और यही हमारी संस्कृति है भारत की, इन्होंने ही सजो कर रखा उस संस्कृति को परंपरागत तरीके से। और ट्राइब्स जो है अपनी परंपराओं को काफी सजो कर रखते हैं। सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत में कहाँ हुई थी, स्पेस दिया हुआ है, मतलब कहाँ पर हुई थी। तो इसको आप सीधा याद रखेंगे असम। असम से संबंधित आप कुछ जो है शैली को याद रखेंगे कि असम के बारे में, कि कैसे जो है कुछ शैली ऐसी हैं जो असम संबंधित बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे एक असम में बिहू आप समझेंगे, ये भी परीक्षा वाले का पसंदीदा है। इसी में आता है कटी बिहू, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है। इसी में आता है बगरुम्बा, ये कई बार पूछा हुआ है, ये भी आप जान लीजिए बगरुम्बा। तो ये सारे प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु का लोक नृत्य आप ध्यान रखेंगे, ये भी परीक्षा में पूछता है भरतनाट्यम, ये भी ध्यान देंगे। मैं बहुत ज़्यादा आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ों को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। भरतनाट्यम, यहाँ पर एक त्यौहार भी मनाया जाता है थाई पूसम, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे थाई पूसम। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बारी आती है, उसमें भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी, आपको कई बार ये भी परीक्षा में पूछता है दोस्तों, कुचिपुड़ी। दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियोस पसंद आ रहे हो, तो आप, मैं सब्सक्राइब या लाइक के लिए बहुत तो है, लेकिन फिलहाल अगर आप ऐसा करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट लाइक कर कमेंट करते हैं, तो हम लोग को सपोर्ट मिलता है। ड्यूटी के बाद अब जान लीजिए कि ड्यूटी के बाद आने के बाद प्रश्नों का कलेक्शन करना, उन प्रश्नों को आपके लिए तैयार करना, उनके जो है ऑप्शंस के बारे में या चीज़ों को ये देखना कि कौन से प्रश्न ट्रेंड में चल रहे हैं, उनको आपके लिए लेकर आना और उसे आप तक पहुंचाना एक टफ काम बन जाता है। तमाम प्लेटफॉर्म है जो है दिन भर उनका काम है वही है, रख लिए 2-4 लोगों को अपना करे कराए हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से इसको तैयार करते हैं। मेरे कुछ साथी जो गवर्नमेंट जॉब में अपनी ड्यूटी करने के बाद जो समय फैमिली टाइम बचता है, उसमें आप लोग के लिए चीज़ें तैयार करते हैं, जिससे कि आप जो है इसका लाभ ले सकें। कर्नाटक से संबंधित भी प्रश्न है, कर्नाटक का आप ध्यान देंगे, एक यक्षगान यहाँ की जो है, यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान जो है आता है, इससे भी संबंधित प्रश्न जो है पूछा हुआ है, यहाँ का लोक नृत्य यक्षगान, ये ध्यान देंगे। अगला प्रश्न 16वां है, गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट स्पेस राजवंश के काल में विकसित हुई। गांधार कला शैली के बारे में प्रश्न आप समझेंगे थोड़ा सा, हम आपको यहाँ से बता दें कि गांधार एक जो है मूर्ति कला है। गांधार कला शैली एक मूर्ति कला है जो प्रमुख रूप से बौद्ध मूर्तियों के बारे में है। बौद्ध मूर्तियाँ, जैसे बौद्ध मूर्तियों में आप समझेंगे बामियान हो गई, अफगानिस्तान वाली बामियान हो गई, या तो आपके तक्षशिला वगैरह में हो गई जो है बौद्ध शिक्षा केंद्र जो था। तो इस तरह से जो है बौद्ध मूर्तियों में गांधार कला शैली का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके किसके यहाँ प्रश्न पूछा हुआ है कि किस वंश में विकसित हुई थी, किस वंश में गांधार कला शैली विकसित हुई, उसके बारे में पूछा हुआ है। तो इसका एक आप आंसर समझेंगे कि कुषाण वंश, मौर्य वंश, चोल वंश, नंद में आप ऑप्शन में डी याद रख लेंगे, कुषाण वंश। बाकी मौर्य वंश के बारे में जानते हैं कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। चोल वंश के बारे में भी आप जानते हैं, नंद वंश के घनानंद के बारे में भी आप जानते हैं। इनको आप थोड़ा सा एक बार देख करके जाएंगे। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
अरब सागर में जाके मिलती है। नदियों के मिलने, उनके उद्गम स्थल तथा उन पर बनने वाले बांध से संबंधित प्रश्न आते हैं, एग्जाम आएंगे भी, इनको आप देखेंगे। कावेरी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। यह पैटर्न आपको देख के समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कावेरी नदी के बारे में जान लीजिए कि एक मैट्यूर बांध इस पर बना हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न आएगा आपको, इसको आप ध्यान रखेंगे। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है दक्षिण भारत की, ये भी आप ध्यान रखेंगे। गोदावरी नदी, वृद्ध गंगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। कृष्णा नदी, अर्जुन बांध, नागार्जुन सागर बांध। कृष्णा अर्जुन याद रखेंगे, जो है पूरा नाम अगर देखेंगे तो नागार्जुन सागर बांध, मैं इसको कृष्णा अर्जुन याद रखता हूँ, नागार्जुन सागर बांध, ये भी आप ध्यान देंगे। नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नर्मदा नदी के बारे में, नर्मदा नदी आपकी जो है धुआं अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हुई जो है ऊपर विंध्यन पर्वत श्रेणी, नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और बीच से नर्मदा नदी आपकी निकलती है। यहाँ ऊपर अगर आप देखेंगे तो विंध्यन और नीचे सतपुड़ा, यहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकलती है और अरब सागर में, इस तरह से अगर भारत के मैप पर हम आपको बताने की कोशिश करें तो यहाँ से नर्मदा निकल कर ऐसे जाकर अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर आपका जो है अरब सागर है, ये आप जानते हैं। यहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल है, ये भी आप जानते हैं। तो नर्मदा नदी आपकी जो है अरब सागर में जाकर के मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगर आप इसको सही लगा पा रहे हैं तो आपकी तैयारी सही चल रही है। 18वां प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला शैली स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका विषय प्रकृति में शुष्क है, न्यूट्रल है। कांगड़ा चित्रकला शैली के बारे में समझिए। एक जो है चित्रकला शैली ये है, बहुत ही स्पेशल चित्रकला शैली है और निजी चित्रकला शैली है, सौंदर्य से संबंधित बात ये ज्यादा करते हैं। इसका विषय प्रकृति में शुष्क है, ऐसा नहीं है। इसका विकास समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ था, नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं अभी। इसमें गहरे लाल व काले रंग के साथ सशक्त रंगों माने सॉलिड कलर का उपयोग होता है। तो कांगड़ा चित्रकला शैली के बारे में आप थोड़ा सा हम आपको बता दें कि कांगड़ा चित्रकला शैली जो है हमारी, जो यहाँ पर आपके प्रश्न के बारे में कुछ विकल्प दिया गया है इसके बारे में डिटेल में, तो यह एक निजी चित्रकला, बेहद ही निजी चित्रकला शैली मानी जाती है। पहले तो इसके बारे में आप समझिए कि निजी चित्रकला शैली क्या है, कि यह स्त्रियों के, इसमें जो है जो भी मूर्तियां जो भी चीजें बनाती हैं, नारी सौंदर्य पे ज्यादा इनका फोकस रहता है। फोकस तो सभी का रहता है लेकिन फिलहाल आप एग्जाम पे फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। नारी सौंदर्य पर कांगड़ा चित्रकला शैली में फोकस किया जाता है, सौंदर्य पर विशेष बल दिया जाता है और यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित है, इसको ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर सी यह सही होता है। अगर पूछता है कि कैसी है कांगड़ा चित्रकला शैली, तो स्त्रियों के सौंदर्य से संबंधित जो मूर्तियां हैं, सुंदर मूर्तियां सौंदर्य से संबंधित, वह कांगड़ा चित्रकला शैली में आपको देखने को मिलेगी। 19वां प्रश्न एक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा की जान, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पसंद आ रही है सीरीज तो शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों तक। सब्सक्राइब करना या लाइक करना एक अलग मुद्दा है, हमारा जो मकसद है वह अधिक से अधिक बच्चों तक क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना, उसको पूरा करने में आप हमारा सहयोग करें। इसे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, कोचिंग के ग्रुप में, या फिर जो प्रैक्टिस सेट नहीं खरीद पा रहे हैं बच्चे, या फिर खरीदने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लिए कौन प्रश्न इंपॉर्टेंट है कौन नहीं, उन तक ये आप जरूर भेजें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? समझिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं कि प्रारूप समिति एक जो है ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनती है उसके हेड थे, अध्यक्ष थे। इसके बाद इन्होंने अनुच्छेद 32, सीधा मैं उत्तर पर आता हूं बिना आपको घुमाए फिराए, बिना समय बर्बाद किए। अनुच्छेद 32 को इन्होंने संवैधानिक उपचारों को उपचार जिसे कहते हैं, अनुच्छेद 32 से संबंधित प्रश्न बार बार आपको मिलेगा। संवैधानिक उपचारों का उपचार, उपचारों का उपचार, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकती है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट, या फिर अधिकार परीक्षा की रिट। ये 5 प्रकार की रिटें इस तरह से जो है
तमाम जो है आपका अधिकार क्या है, परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है, इस तरह की जो है रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। मौलिक अधिकारों का जब आपके मूल अधिकारों का, यहाँ समझिएगा, मूल अधिकारों का जब हनन होगा तो तुरंत अनुच्छेद 32 खड़ा हो जाएगा उनकी रक्षा करने के लिए। क्योंकि बाबा साहब ने हमेशा व्यक्ति को वरीयता दी है। प्रश्न को समझिए, उत्तर तो अनुच्छेद 32 बता देना बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पर क्यों कहा उन्होंने। बाबा साहब की जो है, अंबेडकर जो भीमराव अंबेडकर हैं, इनकी एक मंशा थी कि व्यक्ति की गरिमा, यह मानते थे कि व्यक्ति सर्वोच्च है, राष्ट्र या पद जो है तो वही है, लेकिन सर्वोच्च पे इन्होंने किसको रखा है, व्यक्ति को। जब व्यक्ति को सर्वोच्च रखा है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे व्यक्ति के मूल अधिकारों को भी सर्वोच्च रखेंगे। जब मूल अधिकारों की सर्वोच्चता की बात आती है तो उनकी रक्षा अनुच्छेद 32 करता है। अतः इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी बोला है। यह भी प्रश्न पूछा हुआ, संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को, यह ध्यान देंगे। तो यहाँ पर फिलहाल जो है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 जो है उनके अनुसार हो जाता है, इससे वो काफी प्रभावित है, संविधान की आत्मा। बाकी अनुच्छेद 21 के बारे में भी आज जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये है अनुच्छेद 21, इसको भी समझेंगे। अनुच्छेद 15 भी वही है कि किसी के साथ आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव किस प्रकार का, कि उसके जन्म से संबंधित, लिंग से संबंधित, जाति से संबंधित या धर्म से संबंधित कोई भेदभाव आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, यह अनुच्छेद 15 कहता है। 17 भी वही है, 17 में भी कुछ इसी प्रकार की चीजें हैं। अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है कि जो है छुआछूत का अंत किया जाएगा, इसका कोई पालन करता है तो वह दंडनीय अपराध है, 17 में बताया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम प्रश्न, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा। चंद्रमा जो है हमारा, उस पर कुछ इस तरह से हमें गड्ढे दिखते हैं, जैसे मून है तो मून पर कुछ आपको गड्ढे दिखेंगे, इन्हीं गड्ढों को सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहा जाता है, यह ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा सही हो जाता है। दोस्तों सीरीज पसंद आ रही हो, हमारे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो, एग्जाम बेस्ड प्रश्न हो, एग्जाम से संबंधित प्रश्न हो, तो कृपया आप अधिक से अधिक बच्चों तक ये प्रश्न पहुंचाएं। बस हमारी आपसे यही गुजारिश है। जय हिंद, पढ़ते रहें और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक इन प्रश्नों को पहुंचाएं। सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।